हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैम्पियंस कैम्प। मेरा नाम है सौरभ और हम लोग 70 डेज चैलेंज में इकॉनमी कर रहे थे। आज इकॉनमी की सेकंड क्लास है, तो बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं। ये आर्टिकल 112 के तहत आता है। बजट में तीन टाइप के डेटा का यूज होता है: एक्चुअल डेटा, प्रोविजनल डेटा और बजटरी एस्टिमेट्स। एक्चुअल डेटा वो डेटा होती है जो कि जिस साल बजट प्रेजेंट किया जाता है उससे एक साल पहले का डेटा होता है। जैसे कि हमारे पास जो भी लेटेस्ट बजट है वो है बजट ऑफ 2023 और 24। तो बजट को प्रेजेंट किया गया था 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। तो यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा होगी वो होगी 2021 और 22 का। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो एक्चुअल डेटा होगी वो जो भी बजट है 2023-24 उससे एक साल पहले का, यानी कि 2022 और 23 का होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2023 और 24 के बजट को 2022 और 23 फिजिकल ईयर के एंड में प्रेजेंट किया गया था, तो उससे एक साल पहले 2021 और 22 होगा। दूसरा डेटा यहाँ पे होता है प्रोविजनल डेटा। ये होता है कि ये डेटा फॉर द करेंट ईयर। तो यहाँ पे करंट ईयर जिस साल बजट प्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे 2023 और 24 का जो बजट था वो 2022 और 23 फिजिकल ईयर के एंड में प्रेजेंट किया गया था। तो यहाँ पे प्रोविजनल डेटा होगा 2023, 22 और 23। बजटरी एस्टिमेट्स हो गए यहाँ पे जो भी बजट जिस साल प्रेजेंट किया जाता है उससे नेक्स्ट ईयर का। तो यहाँ पे जो है 2023 और 24 का बजट जो है 2022 और 23 के फिजिकल ईयर के एंड में प्रेजेंट किया गया था, तो उससे एक साल बाद मतलब यहाँ पे 2023 और 24 का जो एस्टिमेट बनेगा वो होगा बजटरी एस्टिमेट्स। आगे हम बढ़ते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ यहाँ पे कीवर्ड्स देखते होंगे आप कि फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो उसको समझने से पहले हम देखेंगे कि बजट में हम लोग की गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सोर्स क्या है और गवर्नमेंट को जो है कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है। तो लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे दिया है आपको कि रिसीप्ट, जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, और राइट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करती है। रिसीट को जो है हम फर्दर डिवाइड करते हैं कैपिटल रिसीट्स में एंड रेवेन्यू रिसीट्स में। तो रेवेन्यू रिसीट्स में वो होते हैं दैट डू नॉट रिजल्ट इन लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और लॉस इन इट्स असेट्स। मतलब कि जो भी असेट और लाइबिलिटी से डील ना करे वो जो है रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट बनता है। और ये जो है रेगुलर इन नेचर होते हैं और रिकरिंग इन कैरेक्टर होते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स को जो है हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में जो है जितनी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। नॉन टैक्स रेवेन्यूज में पहला आएगा प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पीएसयूज को रन करती हैं। बहुत सारी जो है इंडिया में महारत्ना और नवरत्ना कंपनीज हैं, तो उनसे जो प्रॉफिट मिलता है, उनसे जो डिविडेंड्स आता है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बनता है। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट जो है वेरियस फॉरेन कंट्रीज़ को, इवन स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स देती हैं, तो उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है वो जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बनता है। तीसरा, गवर्नमेंट जो है वेरियस फिजिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जैसे कि करेंसी प्रिंटिंग, स्टैम्प प्रिंटिंग, क्वाइनेज, तो वहाँ वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बनते हैं। इसी तरह से जो है जनरल सर्विसेज जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब भी जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बनती हैं। फ़ी, पेनाल्टीज, फाइन्स एंड ग्रांट्स, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स मिलती हैं वेरियस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक से, वो सब भी यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बनती हैं। अब आते हैं हम कैपिटल रिसीट्स में। तो इसमें जो है लोन रिकवरी, गवर्नमेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वेरियस फॉरेन कंट्रीज़ को, जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको लोन्स देती हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती हैं, तो उनको जो रिकवरी होती है वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट बनती हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बनेंगे, जबकि उस पर जो लोन की रिकवरी पूरी होगी वो होगा कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट बनेगा। गवर्नमेंट जो है वेरियस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है बोरो करती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग्स। इसी तरह से जो है गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक मार्केट से भी यहाँ से बोरो करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल बोरोइंग्स। तो ये सब भी जो है कैपिटल रिसीट्स का पार्ट बनते हैं। जो अदर यहाँ पे मैकेनिज्म होते हैं रिसीट्स के, वो होते हैं पोस्टल डिपॉजिट्स एंड वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं। और जो है गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स को इशू करती है पब्लिक के लिए, जैसे कि किसान विकास पत्र और मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। तो ये सब जो है सोर्सेस होते हैं कैपिटल रिसीट्स के।
आगे हम आते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो है लोन डिसबर्स करती है आगे वही वेरियस फॉरेन कंट्रीज़ को, जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और स्टेट गवर्नमेंट को। और उसी तरह जो है गवर्नमेंट ने जैसे कि बहुत सारे लोन्स लिए थे, चाहे वो एक्सटर्नल बोरोइंग्स थे या फिर इंटरनल बोरोइंग्स, तो उनको जब रीपे करती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं। आपको अगेन यहाँ पे ध्यान रखना है, गवर्नमेंट इन लोन्स पे जो इंटरेस्ट पे करेगी वो जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे, जबकि यहाँ पे उसका लोन का वो रीपे करेगी तो वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा जो है प्लान एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे, जैसे कि वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, तो वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस में जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं या फिर जिनका जो है आउटकम्स कई सालों तक उनको देखा जाता है, वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे। जनरल सर्विसेज, जहाँ पे इनका आउटकम परफॉर्मेंस हो वो कई सालों तक मिले, इनका जो बेनिफिट है वो कई सालों तक एंजॉय किया जाए, तो वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे, जैसे कि रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट, एजुकेशन, वाटर सप्लाई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इंटरेस्ट जो है लोन पे करी गवर्नमेंट, वो जो है बनेगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। और गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, पेंशन देती है, और इस तरह से है वेरियस सब्सिडीज़, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी, ये सब भी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है डिफेंस के जो है जो रिकरिंग इन नेचर हो, जो हर साल खर्च हो इंडिया की जो है सिक्योरिटी के लिए, वो जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ग्रांट्स। तो यहाँ पे जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट को ग्रांट्स देती है, लेकिन इस ग्रांट्स का जो है स्टेट गवर्नमेंट्स जो है कुछ उसका जो है पोर्शन वो जो है कैपिटल एसेट क्रिएशन में यूज किया जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसका रोल जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स। उसमें आता है हमारा पहला रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बताया है आपसे कि यहाँ पे रिसीट में क्या क्या आता है, कि यहाँ पे कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट्स, एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उनका यहाँ पे यूज होगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट में आएगा कि गवर्नमेंट को जो है कितना रेवेन्यू आ रहा है और गवर्नमेंट जो है कितना यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है। तो जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है रेवेन्यू यहाँ पे गवर्नमेंट को 100 करोड़ यहाँ पे मिल रहा है, और गवर्नमेंट का यहाँ पे जो है उसका जो एक्सपेंडिचर है वहाँ पे 120 करोड़ का है, तो यहाँ पे -20 करोड़ यहाँ पे गवर्नमेंट को 20 करोड़ यहाँ पे कैसे बोरो करना पड़ेगा। तो ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट, कि गवर्नमेंट को जो है कितना यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है और गवर्नमेंट को यहाँ पे कितना रेवेन्यू रिसीट मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि हमारा बजट डेफिसिट क्या होता है। तो बजट डेफिसिट मतलब होता है कि यहाँ पे टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। जब हम यहाँ बात करते हैं टोटल रिसीट की, तो उसमें जो है दोनों आएगा कि रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, और टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जब हम जितना भी हमारा बजट एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें हम माइनस कर दें कि हमारा जो है कितना हमें बजट यहाँ पे रिसीट मिले हैं, और प्लस उसमें जो है हम करेंगे कितने हमें उसके लिए जो बोरो करना पड़ा है। तो जैसे कि सपोज करो कि टोटल जो है यहाँ पे जो बजट एक्सपेंडिचर हुआ है वो है 1000 करोड़ का, और जो है गवर्नमेंट के यहाँ पे जो रिसीट मिली हैं वो मिली हैं 800 करोड़ का। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है 200 बोरो करना पड़ेगा मार्केट से या फिर जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ताकि वो जो है अपने जो डेफिसिट को पूरा कर सके। तो यहाँ पे जो है ये दिखाता है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कितना बोरो करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट में ही जब हम जो है गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करती है, तो जो भी बोरोज लेती है उस पर इंटरेस्ट पे करती है, तो उसको अगर हम फिजिकल डेफिसिट में माइनस कर दें तो हमारा वो प्राइमरी डेफिसिट का होता है। ये एक्चुअली जो है जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करने के लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट में जो है उसका जो आउटकम होता है वो हो सकता है कि 1-2 साल बाद चेंज हो जाए, क्योंकि जिस गवर्नमेंट ने ज़्यादा बोरो किया था उसका आउटकम हो सकता है कि बाद में ज़्यादा दिखे। जैसे कि आज फिजिकल डेफिसिट 4% है, लेकिन जो बोरोइंग्स हुई थी उसका इम्पैक्ट आगे बढ़ के फिजिकल डेफिसिट जो है 7% हो सकता है। लेकिन ऐसे में जो है अगर कोई भी गवर्नमेंट दिखाती है कि प्राइमरी डेफिसिट में हम जो है लगातार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट जो है एक बेटर इंडिकेटर होता है जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने आपसे बताया था कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में
रेवेन्यू डेफिसिट में जो भी स्टेट को ग्रांट्स दी जाती हैं तो उसका जो है कुछ ग्रांट्स का जो कुछ पोर्शन होता है वो कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए यूज होता है। तो जो भी कैपिटल एसेट क्रिएशन के जो हमारा उसको ग्रांट्स दिया गया था उस पर हम घटा देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से, तो हमारा आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट हम आते हैं कि मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है। तो इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, हमें यहाँ पे इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जानना है, हमें यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है वो हमें जानना है। तो यहाँ पे इसका मोनेटाइज डेफिसिट का सिंपल सा मतलब होता है कि किस तरह से जो है हम डेफिसिट को मोनेटाइज करते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि किस तरह से जो है आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करती है उसके बोरोइंग्स प्रोग्राम में। तो पहले ये होता था 1997 से पहले ये था कि गवर्नमेंट को जो है जब भी बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट होती थी तो गवर्नमेंट जो है सीधा आरबीआई के पास जाती थी और बोलती थी कि आप जो है करेंसी प्रिंट करके हमें दे दो। तो वहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उससे जो है जो भी इकोनॉमी के वहाँ पे एक माइक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती थी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इलेक्शन के पहले फ्री बीज देने के लिए जानबूझ के जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती थी। तो उससे जो है जो भी फंडामेंटल्स थे इकोनॉमी के वो काफ़ी जो है पुअर कंडीशन में रहते थे। वहाँ पे जो है इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा होता था और फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता था। तो फिर उसके बाद जो है आरबीआई उस समय माना जाता था कि जो प्राइमरी सब्सक्राइबर है गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स को है। लेकिन 1997 के बाद से आरबीआई ने बोला कि अब हम जो है आपके प्राइमरी सब्सक्राइबर नहीं हैं ट्रेजरी बिल्स के, और आपको जो है एक वेज एंड मीन्स इन एडवांस लाना पड़ेगा। आपको जो है एक एस्टिमेट देना पड़ेगा कि आपकी जो रिसीट है उसका क्या उसका मतलब प्रॉस्पेक्ट है, और साथ में आप कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करोगे। तो आपको जो है एस्टिमेट देना पड़ेगा कि आपकी रिसीट कितनी है और आपका जो है एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो आरबीआई जो एक प्राइमरी सब्सक्राइबर था ट्रेजरी बिल्स का, उसका रूल खत्म हो गया। अब जो है आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो है गवर्नमेंट के जो है सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करता है, जिससे कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे मार्केट से जो है गवर्नमेंट के लिए बोरो करता है। तो जो इलेक्टोरल अब देखा जाए तो टेक्निकली जो है जो मोनेटाइज डेफिसिट का कंसेप्ट है वो फेज आउट हो गया है। अब जो है आरबीआई गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है उसको जो है इनडायरेक्टली फुलफिल करता है मार्केट के थ्रू। इसी तरह से जो है कोविड टाइम में एक जो यहाँ पे टर्म था हेलीकॉप्टर मनी, काफ़ी न्यूज़ में था। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि सिंपल सा कि हेलीकॉप्टर से जो है पैसे को लुटाया जा रहा है। तो यहाँ पे होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना, तो इसके लिए जो है जो मैकेनिज्म हो सकता है कि इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ करे और जो भी टैक्सेस हैं उनको कम करे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो भी डेफिसिट है उसको कैसे जो है फाइनेंस किया जाए। तो यहाँ पे वेरियस मीन्स दिया हुआ है। तो उसमें जो है सबसे जो बेस्ट मीन्स होता है कि गवर्नमेंट अगर डेफिसिट अगर फेस कर रही है तो वो कैसे जो है डेफिसिट को फाइनेंस कर सकती है। तो उसमें जो सबसे बेस्ट उसमें अल्टरनेटिव होता है पहला, वो होता है कि एक्सटर्नल एड। सपोज करो कि आपको जो है 10,000 रुपये चाहिए और आपका कोई फ्रेंड बोले कि ठीक है 10,000 मुझसे ले लो और आपको वापस भी नहीं करना है, तो आपके लिए जो है एक लायबिलिटी नहीं है कि आपको रीपे करना है। तो ये आपके लिए बेस्ट मेथड होगा। इसी तरह से कंट्री मान लो अगर डेफिसिट फेस कर रही है और उसको जो है कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आकर बोले जैसे कि वर्ल्ड बैंक कि हम आपको एक्सटर्नल एड दे रहे हैं, तो ये बेस्ट मैकेनिज्म होता है डेफिसिट को उसको कम करने के लिए। दूसरा होता है कि एक्सटर्नल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल बोरोइंग्स का ये फ़ायदा होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और साथ में जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। तो ये जो है सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। तीसरा होता है इंटरनल बोरोइंग्स। जब गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती है तो इसमें जो है इंटरेस्ट रेट कभी भी हाई होता है, और इसका एक और ड्रॉबैक होता है कि इससे जो है क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता है। इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो है यहाँ पे जो मनी होती है फाइनेंस होती है उसकी यहाँ पे स्कैसिटी हो जाती है, और जिससे कि जो है यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होता है। सबसे लास्ट में जो कि हमेशा जो है आपने बीच में सुना होगा, जो कॉमन लोग बात करते हैं कि जब गवर्नमेंट के पास यहाँ पे करेंसी प्रिंट कर सकती है तो अपने वो डेफिसिट को क्यों नहीं फाइनेंस करती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि अगर हम जैसे कि पहले था 1997 के पहले की आरबीआई जो है यहाँ पे प्राइमरी सब्सक्राइबर थी ट्रेजरी बिल्स का, तो उससे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी है वो यहाँ पे काफ़ी अफेक्ट हो सकते हैं। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, जो भी फिजिकल डेफिसिट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उससे जो भी यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो इंडियन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड कर सकती हैं, जिससे कि ओवरऑल जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगा। और इसी तरह से जो है हमने बात की थी यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स। तो जो है ट्रेजरी बिल्स जो है एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि केवल 1 साल के लिए होते हैं, और इनका जो है 3 टेंडर में इनको जो है इशू किया जाता है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज।
और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो है उसी इशू कर सकती है ट्रेजरी बिल्स को, स्टेट गवर्नमेंट जो है डू नॉट इशू ट्रेजरी बिल्स। उसके बाद जो है गवर्नमेंट के जो है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा इंश्योर करने के लिए जो है 2003 में एक एक्ट पास किया गया जिसको हम बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें ये किया, इसमें कुछ टारगेट जो है फिक्स किए गए थे कि जो है कि जो भी फिजिकल डेफिसिट है उसको हमें रिड्यूस करना है और जो भी रेवेन्यू डेफिसिट है उसको एलिमिनेट करना है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये जो है ट्रांसपेरेंट फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कंट्री में, और जो है एक मोर इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री डेट ओवर द ईयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट जो है जो भी अभी यहाँ पे पार्टी जो है यहाँ पे भी है वो जो है काफ़ी ज़्यादा बोरो करती है, जिससे कि बाद में आने वाली गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो और पब्लिक डेट बढ़ जाए। तो इसमें जो है एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एक जो है लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए जो भी पार्टी यहाँ पे बाद में सत्ता में आती है। और जिससे और दूसरा यहाँ पे इसका एम होता है कि एक जो है इंडिया में फिजिकल स्टेबिलिटी क्रिएट हो, हम जो है फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ बढ़े, एक जो है फिजिकल प्रूडेंस पॉलिसी को अडॉप्ट करें इंडिया। और एफआरबीएम एक्ट के तहत जो है 3 टाइप के स्टेटमेंट जो है पार्लियामेंट में जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करते हैं। पहला है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दूसरा है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट और तीसरा है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। अब हम आगे जानेंगे कि फिजिकल पॉलिसी का जो है रिलेशन क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी से। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पे डेफिसिट होती है तो उसको मोनेटाइज करने के लिए जो है आरबीआई जो है पहले प्राइमरी सब्सक्राइबर हुआ करता था ट्रेजरी बिल्स का, बाद में जो है आरबीआई ने मना कर दिया, वीज एंड मीन्स इन एडवांस का कंसेप्ट आया। उसके बाद जो है आरबीआई अब ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जिसके तहत जो है आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है सेल एंड परचेज करती है और गवर्नमेंट के बोरिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। तो यहाँ पे हमने जो टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और उससे हम बढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे टूल्स होते हैं जिनको जो है कंट्री की सेंट्रल बैंक जैसे कि इंडिया में आरबीआई है वो यूज करती है, जिससे कि जो है ओवरऑल जो है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। हम यहाँ पे जो है वेरियस टाइप्स ऑफ जो टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के वो आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो है आरबीआई का रोल क्या क्या होता है। तो आरबीआई यहाँ पे जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके अंदर जो है बहुत सारे एक्शंस लेती है। जैसे कि आरबीआई का अगर हम देखा जाए तो पहला यहाँ पे हो सकता है कि आरबीआई का एक न्यूट्रल स्टांस हो, जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो या तो अपवर्ड मूव करे या डाउनवर्ड मूव करे, उसमें जो है आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करती है। दूसरा होता है आरबीआई का जो रोल हो सकता है वो है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, जिसमें जो है आरबीआई ये इंश्योर करती है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो जो है अपवर्ड ही मूव करेगा। ये उस सिचुएशन में होती है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो तो आरबीआई जो है उस समय इंटरेस्ट रेट को हाई रखती है, जिससे कि जो है जो भी मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है उसको स्क्वीज किया जा सके। और तीसरा जो यहाँ पे होता है वो होता है हमारा एक्सपेंशनरी स्टांस होती है, जिसको हम बोलते हैं एकोमोडेटिव स्टांस। यहाँ पे क्या करती है कि क्योंकि यहाँ पे जो है एग्रीगेट डिमांड मार्केट में काफ़ी कम होती है, इन्फ्लेशन भी कम होता है, तो आरबीआई यहाँ पे जो है डेरिवेटली यहाँ पे इंजेक्ट करती है मनी को, जिससे कि यहाँ पे मनी सप्लाई को लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सके। चौथा यहाँ पे जो स्टांस हो सकता है वो है कॉन्ट्रैक्शनरी स्टांस। ये तभी होता है जबकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, और तो उसमें क्या करती है कि आरबीआई जो है जो भी यहाँ पे मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है उसको स्क्वीज कर लेती है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स यूज करती है आरबीआई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपेंसरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। तो वो जैसे कि आपको बेसिक आइडिया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको पता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड का प्राइस से इन्वर्स रिलेशन होता है, जबकि लॉ ऑफ सप्लाई का यहाँ पे प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी में तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है टैक्सेस को कम करती है और स्पेंडिंग को बढ़ाती है, तो उससे जो है मार्केट में जो भी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड था वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। उसी तरह से जब जो है गवर्नमेंट वहाँ पे जो है टैक्स रेट को बढ़ा देती है और जो उसकी स्पेंडिंग है वो कम करती है, तो उससे जो है मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम में यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है सप्लाई और डिमांड के बीच में।
इसी तरह से जो है मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ जो है वो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ जो मनी है, जो मनी सप्लाई है, वो डायरेक्ट उसका रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जब भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मार्केट में जो है मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मार्केट में जो है मनी सप्लाई कम हो जाएगी। आगे हम देखेंगे जो भी टूल्स यूज होते हैं उसका कैसे जो है आरबीआई यूज करके जो भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में। तो यहाँ पे जैसे कि बताया हमने कि इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे जो है इन्वर्स रिलेशन होता है क्वांटिटी ऑफ मनी से। जैसे कि पहले यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट आप सपोज करो 5% था, तो उस समय जो है यहाँ पे मनी सप्लाई कम थी। फिर जैसे ही जो है आरबीआई ने जो भी कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पे लोन देती है, तो उसने जो है आरबीआई ने जो है यहाँ पे रेपो रेट को जो है 5 से 4% कर दिया गया। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे कि आप कि पहले जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है रेपो रेट जो है यहाँ पे 5% था, और जो है यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो है उसको जो है 6% में कंज्यूमर को, कस्टमर को देती थी। अब जो है आरबीआई ने जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को जो है 4% कर दिया गया। तो अब जो है अभी यहाँ पे जो भी कमर्शियल बैंक्स होंगी वो जो है जो भी कस्टमर्स होंगे उनको 5% पे देंगी। तो उससे क्या होगा कि जो है मार्केट में जो फाइनेंशियल सिस्टम में होगी वो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। और इसका अपोजिट ये होगा कि जैसे कि जो है अभी रेपो रेट जो है आरबीआई के जो रेपो रेट है जो भी कमर्शियल बैंक को लोन देती है वो रेपो रेट जो है यहाँ पे भी 6% है। और उसके बाद क्या करेगी कि जो भी यहाँ पे कमर्शियल बैंक थे वो जो है 7% में जो है कस्टमर को दे रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आरबीआई ने यहाँ पे जो है रेपो रेट को 7% कर दिया गया। तो अब क्या करेंगी, जो भी कमर्शियल बैंक होगी वो जो है इंटरेस्ट रेट को कस्टमर के लिए बढ़ा देंगी। तो अब वो जो है 8 कर देंगी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मनी सप्लाई जो भी यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई होगी वो जो है इनवर्स उसका रिलेशन है इंटरेस्ट रेट के साथ। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ